को लाना चाहिए। मुखर कानून नहीं चलेगा और समाज को दिग्भ्रमित मत करिए। हमारी पार्टी की ओर से इस परिवार को 50,000 रुपया मदद करने का निर्णय लिया, ताकि उनकी माँ, उसके पत्नी तो है नहीं, उनकी माँ को हम करेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे। यह घटना नर्सिंग होम के 11 जिनके खिलाफ उनका आरटीआई था, उनके कंप्लीट कॉन्वेंस है। इसमें यहाँ के दबंग लोग भी इन्वॉल्व हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। बेनीपट्टी से आरटीआई एक्टिविस्ट और पत्रकार अविनाश की हत्या मामले में पुलिस ने भले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का खुलासा किया हो कि प्रेम प्रसंग या फिर आपसी विवाद की वजह से पूरी हत्या को अंजाम दिया गया है, लेकिन अब इस पूरे मामले पर पप्पू यादव ने मोर्चा खोल लिया है। साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में जो पुलिस है वो अस्पतालों को बचाने की कोशिश कर रही है। अविनाश लगातार वहां के निजी अस्पतालों के काले कारोबार का खुलासा कर रहे थे और उसी के बाद ऐसा अंदेशा था कि उनकी हत्या की गई है। उनका अधजला जो शव है थाने से करीब 500 मीटर की दूरी पर बरामद हुआ था। इसी के बाद पप्पू यादव उस पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और किस तरीके से सरकार पर हमला बोला और इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। छोड़ जाते हैं आपको उनके पूरे बयान के साथ। एक आरएस हॉस्पिटल जहाँ पर बैठक होती है और उस बैठक में तय होता है कि इनको मरवा देना है, और उसके अध्यक्ष बनाने में यहाँ के एक जनप्रतिनिधि की भूमिका को, उसका भी नाम हम बोलेंगे, आप चिंता ना करिए। मैं पप्पू यादव हूँ। आप गलतफहमी के शिकार यहाँ कोई मत नहीं रहिएगा कि उनको अध्यक्ष बनाया जाए। हम जानना चाहते हैं कि जब ये बैठक हुई, यहाँ की एक मजबूत जनप्रतिनिधि जिनको अध्यक्ष बनाने की बारी आई, तो नर्सिंग होम के अध्यक्ष बनाने की बारी किसी मुखिया या किसी प्रमुख या किसी विधायकों को क्यों आ गई? विधायक कौन दबंग आदमी है, या ब्लॉक प्रमुख दबंग है, या मुखिया दबंग है? और इस मर्डर में मुखिया या एमएलए या ब्लॉक प्रमुख की भूमिका है या नहीं, इसकी जांच क्यों नहीं होती? हम उसकी भी जांच चाहते हैं। सीसीटीवी फुटेज की जांच चाहते हैं, इनके कॉल डिटेल की जांच चाहते हैं, जिससे प्रेम प्रसंग था उनकी भी कॉल डिटेल की जांच चाहते हैं। और साथ साथ लगातार फर्जी नर्सिंग होम के खिलाफ बुद्धिनाथ झा, जिनकी शादी भी नहीं हुई, बड़े भाई की शादी नहीं हुई है, मंझले भाई हैं, एक बड़े के बाद मंझले, मंझले के बाद छोटे, उनकी शादी नहीं हुई, तो कोई भी फादर, इनके पिता बनमनखी और मुरलीगंज में मेरे यहाँ कार्यरत थे, काम करते थे, तो मैं इनको वहाँ से भी जानता हूँ। तो चूँकि पूर्णिया में एटेंडम इतनी बड़ी घटना घटी और सुबह में हमको जानकारी मिली, तो एटेंडम हमने जानकारी लेना शुरू किया कि ये घटना घटित हुई कैसे और क्यों हुई। तो ये जानकारी जब हम लिए, तो जब ये बात आई सोशल मीडिया पर और एसपी ने इस बात को प्रेम प्रसंग इतने दिनों के बाद लाए, तो मुझको लगता है कि नर्सिंग होम के सभी माफियाओं ने 50 लाख से 1 करोड़ रुपया नीचे से ऊपर देने का काम किया है। मैं सीबीआई इंक्वायरी चाहता हूं। यहाँ के पुलिस प्रशासन पर इनके परिजन का, इनके माँ का, इनकी बहन का, इनके पिता का, इनके भाई का विश्वास नहीं है। तो जब किसी भी कोई केस होता है और इसमें पार्टी बन जाए पदाधिकारी, पार्टी बन जाए सैया भेल कोतवाल, तो अब डर काहे का? सीबीआई इंक्वायरी चाहता हूँ। एसपी और डीएसपी केस को डाइवर्ट क्यों करें? यदि वो प्रेम प्रसंग था तो क्या मारने की आज़ादी उसको दे दी? पहला प्रेम करना गुनाह है इस देश में, लेकिन है लड़का। कोलैबोरेशन कुछ आप करेंगे कि नहीं? जब प्रेम प्रसंग होगा तो 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल उसके कॉल डिटेल होंगे। प्रेम प्रसंग होगा तो कभी उस लड़की के साथ 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा उसकी बातचीत होगी। जिस लड़की के साथ प्रेम प्रसंग की बात ये कर रहे हैं, उसमें 2 मिनट, 3 मिनट, 4 और 6 मिनट से ज़्यादा बातचीत कभी हुई नहीं।
तो उनकी बातचीत, चूँकि यहाँ मेडिकल के यहाँ उनके पास कलेक्शन का काम था, बाहर भेजते थे, तो उनकी बातचीत लगभग नर्सिंग होम के नर्स से या डॉक्टर से होती थी। तो मेरा बहुत क्लियर है इसमें, 45 दिनों में कोई प्रेम प्रसंग नहीं हो सकता और 6 मिनट में कोई प्रेम नहीं हो सकता, और प्रेम होगा तो रात के 11-12 बजे के बाद 1 घंटा 2 घंटा लड़कियों से लड़का की बातचीत होगी ही होगी। डीएसपी साहब, एसपी साहब, नीतीश, नरेंद्र मोदी, लालू जी को आंख में धूल झोंके, हम उनमें से नहीं हैं। हम यदि आए होंगे पूर्णिया से मर्डर के बाद यहाँ, तो हम सोच समझ के आते हैं। हम यहाँ के दादा का नाम भी आपको बताएंगे। गुंडा जो बनता है ना कुछ यहाँ पर जनप्रतिनिधि लोग, और सोचता है कि एको हम द्वितीय नास्ती, मैं उनको भी जानता हूँ।